नमस्ते दोस्तों, आपका मेरे YouTube चैनल डेली फाइन नॉलेज में फिर से एक बार स्वागत है। मैं शिप्रा आज आपके लिए फिर से 5 छोटी सी जानकारी लेकर आ गई हूँ। दोस्तों, आज की जानकारी कुछ ऐसे मशरूम्स के बारे में है जो आप नहीं जानते हैं। पहला, दोस्तों, क्या आप कैलावाटिया गिंगेटिया के बारे में जानते हैं, जिसे आमतौर पर विशाल पफ बॉल के रूप में जाना जाता है। एक पफ बॉल मशरूम है जो आमतौर पर घास के मैदानों, खेतों और पर्णपाती जंगलों में आमतौर पर देर से गर्मी और शरद ऋतु में पाया जाता है। यह दुनिया भर के समशीतोष्ण क्षेत्रों में पाया जाता है। अधिकांश विशाल पफ बॉल 10 से 50 सेंटीमीटर तक बढ़ते हैं, कभी कभी 90 सेंटीमीटर व्यास के होते हैं। हालांकि कभी कभी कुछ 150 सेंटीमीटर तक के व्यास और 20 किलो के वजन तक पहुंच सकते हैं। परिपक्व विशाल पफ बॉल के अंदर का भाग हरा भूरा होता है, जबकि अपरिपक्व पफ बॉल का आंतरिक भाग सफेद होता है। युवा होने पर बड़े सफेद मशरूम खाने योग्य होते हैं। पफ बॉल मशरूम का फलने वाला शरीर कुछ हफ्तों की अवधि के भीतर विकसित हो जाता है और जल्दी सड़ना शुरू हो जाता है, जिस बिंदु पर इसे खाना खतरनाक है। अधिकांश मशरूम के विपरीत विशाल पफ बॉल के सभी बीजाणु फलने वाले शरीर के अंदर बनाए जाते हैं। बड़े नमूनों में आसानी से कई ट्रिलियन बीजाणु हो सकते हैं। बीजाणु पीले, चिकने और 3 से 5 माइक्रोन आकार के होते हैं। यूके में विशाल पफ बॉल व्यापक और आम है। यह पोलैंड के कुछ हिस्सों में संरक्षित है और नॉर्वे में संरक्षण की चिंता का विषय है। अपरिपक्व होने पर सभी पफ बॉल मशरूम खाद्य माने जाते हैं, लेकिन अगर बीजाणु बनना शुरू हो गए तो पाचन परेशानी हो सकती है, जिससे कि मांस के रंग के संकेत मिलते हैं। अपरिपक्व ग्रिल प्रजातियां अभी भी अपने सार्वभौमिक घूंघट के भीतर समाहित है। पफ बॉल के लिए समान दिख सकती है। पफ बॉल को जहरीली कवक से अलग करने के लिए उन्हें खुले में काटा जाता है। खाद्य पफ बॉल में एक ठोस सफ़ेद इंटीरियर होता है। कुछ इसी तरह के मशरूम में सफ़ेद इंटीरियर होता है, लेकिन खुले में काटे जाने पर इंटीरियर पर एक टोपी प्रकार के मशरूम का स्लोट भी होता है। ये युवा कैप प्रकार के मशरूम है और जहरीले भी होते हैं। दूसरा, दोस्तों, क्या आप स्लेट ग्रे सैडल के बारे में जानते हैं? इसे हेलबेला अधूरा या हेलबेला लेक्यूनोसा भी कहते हैं। यह उत्तरी अमेरिका में फ्लूटेड ब्लैक एल्फिन सैडल के रूप में जाना जाता है। बस ब्रिटेन में एल्फिन सैडल के रूप में जाना जाता है। परिवार हेलबेलासेई का एक एस्कोमिसीड कवक है। यह हेलबेला जीनस में सबसे आम प्रजातियों में से एक है। मशरूम की पहचान उसके अनियमित आकार के ग्रे कैप, फ्लूटेड स्टेम और फजी अंडर सरफेस द्वारा आसानी से की जाती है। यह आमतौर पर पूर्वी उत्तरी अमेरिका और यूरोप में गर्मियों और शरद ऋतु में पर्णपाती और शंकुधारी पेड़ों के पास पाया जाता है। स्कॉटिश प्रकृतिवादी जॉन लाइटफुट ने अपने 1777 के काम फ्लोरा स्कोटिका में हेलबेला मित्रा या कर्ल्ड हेलबेला को बुलाते हुए इस बारे में लिखा है। हेलबेला लेक्यूनोसा असामान्य रूप से मोम से बना होता हुआ प्रतीत नहीं होता है। इसमें अनियमित रूप से मुड़ी हुई झुर्रीदार टोपी होती है, जो स्लेट ग्रे से काले रंग की हो सकती है और 1 से 10 सेंटीमीटर के बीच भी मापी जा सकती है। हालांकि आमतौर पर 2 से 5 सेंटीमीटर मार्जिन को झुर्रीदार रिंगलेस स्टेम के साथ जोड़ा जा सकता है, जो भीतर कक्षित होता है। 3 से 15 सेंटीमीटर ऊंचा और 1 से 3 सेंटीमीटर चौड़ा होता है। युवा होने पर तना सफ़ेद हो सकता है और उम्र के साथ गहरा हो सकता है। हालांकि ग्रे रंग का कोई भी रंग नहीं हो सकता। बीजाणु प्रिंट सफ़ेद है। अंडाकार बीजाणु औसत 11 से 14 माइक्रोन के होते हैं। कभी कभी सफ़ेद छायादार रूप में पाए जाते हैं। उन्हें क्रीमी सफ़ेद रंग के हेलबेला क्रिस्पा से बाद के प्यारे कैप अंडर सर्फ और युवा होने पर एनरोल किए गए मार्जिन से अलग किया जा सकता है। यह प्रजाति पूर्वी उत्तरी अमेरिका में आम है और यूरोप में भी पाई जाती है। सिक्किम में वर्से रोडोडेंड्रोन अभयारण्य, जापान और चीन में। यह उत्तरी और दक्षिणी दोनों गोलार्धों के अल्पाइन और समशीतोष्ण क्षेत्रों में अक्सर होता है। प्रजाति देवदार, ओक और डगलस देवदार और पास के पार्कलैंड और लॉन के नीचे पाई जाती है।
फलने वाले शरीर देर से गर्मी और शरद ऋतु में दिखाई देते हैं। हालांकि कैलिफोर्निया में सर्दियों में ये पाए जाते हैं। इस प्रजाति को खाना पकाने के बाद कुछ लोगों द्वारा खाया और माना जाता है, हालांकि इसके तने नहीं खाए जाते हैं। कच्चे खाने पर गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल लक्षण होने की सूचना मिलती है। इसे थोड़ी मात्रा में विष मोनोमिथिल हाइड्राजिन हो सकता है, इसलिए खाना पकाने की आवश्यकता होती है। तीसरा, दोस्तों, क्या आप टर्बिनेलस फ्लोकोसस के बारे में जानते हैं? इसे आमतौर पर पपड़ीदार फूलदान के रूप में जाना जाता है, या कभी कभी झबरा पपड़ीदार या ऊनी सेंट्रल एशिया का एक कैंथेरेलाइट मशरूम है। इसे 2011 तक गोम्स फ्लोकोसस के रूप में जाना जाता था, जब यह केवल जीनस की प्रजातियां जी क्लेवेटस से दूर से संबंधित पाया गया था। फलस्वरूप इसे गोम्सस से टर्बिनेलस में स्थानांतरित कर दिया गया। नारंगी छाया फूलदान या तुरही के आकार का फलने वाला शरीर 30 सेंटीमीटर ऊंचा और 30 सेंटीमीटर चौड़ा हो सकता है। निचली सतह हाइमेनियम गलफड़ों या छिद्रों के बजाय झुर्रियों और लकीरों से ढकी होती है और पीली बफ या पीली से सफेदी होती है। इसके विभिन्न प्रकार के शंकु वृक्षों के साथ सहजीवी संबंध बनाता है। पूर्वी एशिया में शंकुधारी वनों में बढ़ता है और उत्तरी कोरिया से लेकर पाकिस्तान तक और उत्तरी अमेरिका में पश्चिम में अधिक बार देर से गर्मियों और शरद ऋतु में। हालांकि हल्के स्वाद वाले, आमतौर पर खपत होने वाली मतली, उल्टी, दस्त के गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल लक्षण होते हैं। टी फ्लोकोसस पूर्वोत्तर भारत, नेपाल और मैक्सिको में स्थानीय लोगों द्वारा खाया जाता है। वयस्क फलों के शरीर शुरू में बेलनाकार होते हैं, तुरही या फूलदान के आकार में परिपक्व होते हैं और 30 सेंटीमीटर ऊंचे और 30 सेंटीमीटर तक पहुंचते हैं। टोपी और स्टाइप के बीच कोई स्पष्ट सीमांकन नहीं है। स्टाइप 15 सेंटीमीटर तक लंबा और 6 सेंटीमीटर तक चौड़ा हो सकता है। हालांकि यह एक संकरे आधार की ओर झुकता है। यह छोटे नमूनों में ठोस होता है, हालांकि पुराने में कीट लार्वा द्वारा अक्सर इसे खोखला कर दिया जाता है। अधिक ऊंचाई पर एक डंठल से 2 या 3 फल शरीर उत्पन्न हो सकते हैं। लाल, पीले, नारंगी रंग के विभिन्न रंगों के रंग टोपी की सतह को तराजू में तोड़ दिया जाता है, जिसमें अधिक पीले और तराजू के बीच की जगह अधिक नारंगी होती है। सबसे रंगीन नमूने गर्म आर्द्र मौसम में होते हैं। पुराने नमूने अक्सर हल्के रंग के होते हैं। सफेद मांस रेशेदार और मोटा होता है, हालांकि उम्र के साथ पतला हो जाता है। कुछ भंगुर यह कभी कभी कटने या चोट लगने पर भूरे रंग के होते हैं। गंध को स्पष्ट मिट्टी और मीठा और स्वाद खट्टा बताया गया है। बीजाणु असर वाली निचली सतह अनियमित रूप से मुड़ी हुई, कांटेदार या ग्रिल के बजाय उभरी हुई होती है और हल्के पीले या पीले सफेद रंग की होती है। ये लकीरें 4 मिलीमीटर तक ऊंची होती है और समवर्ती होती है। वे नीचे का विस्तार करती हैं और स्टाइप से टोपी के लगाव को नीचे चलाती है। हालांकि अनियमित रूप से बीजाणु प्रिंट पूरा होता है। फलों के शरीर काफी समय तक रह सकते हैं, 1 महीने में धीरे धीरे बढ़ते हैं। उप अल्पाइन और अल्पाइन क्षेत्रों में मशरूम आमतौर पर एक छोटे तने के साथ भारी भरकम होते हैं। ठंडी जलवायु में उनकी वृद्धि धीमी होती है। यह बाद वाला रूप ठंड के मौसम में कम ऊंचाई पर देखा जाता है। चौथा, दोस्तों, क्या आप ज़ाइरोमित्र एस्कुलेंटा के बारे में जानते हैं? यह व्यापक रूप से पूरे यूरोप में वितरित है और उत्तरी अमेरिका में भी। यह आमतौर पर वसंत और गर्मियों की शुरुआत में शंकुधारी पेड़ों के नीचे रेतीली मिट्टी में फलने वाला मशरूम है। यह एक अनियमित मस्तिष्क के आकार का होता है। इसे ब्रेन मशरूम भी कहते हैं। यह गहरे भूरे रंग की टोपी जो 10 सेंटीमीटर ऊंचे और 15 सेंटीमीटर चौड़ी तक पहुंच सकती है। यह 6 सेंटीमीटर ऊंचा होता है। हालांकि कच्चे खाने पर संभावित रूप से घातक, स्कैंडिनेविया, पूर्वी यूरोप और उत्तरी अमेरिका के ऊपरी ग्रेट लेक्स क्षेत्र में एक लोकप्रिय व्यंजन है। हालांकि पूर्वी पाइरेनीज के कुछ जिलों में लोकप्रिय है। स्पेन में इसे जनता के लिए बिक्री में प्रतिबंधित किया गया है। इसे फिनलैंड में नए सिरे से बेचा जा रहा है, लेकिन इसके साथ चेतावनियां और सही तैयारी के निर्देश भी साथ में मिल रही है। हालांकि यह अभी भी आमतौर पर तैयारी से पहले हल्का उबाला जाता है। सबूत बताते हैं कि यह प्रक्रिया भी उपभोग के लिए इसे पूरी तरह से सुरक्षित नहीं बना सकती।
जब सेवन किया जाता है तो प्रमुख सक्रिय एजेंट जाइरोमेट्रिन एक प्रकार के रॉकेट ईंधन जहरीले यौगिक मोनोमिथाइल हाइड्रोजन में हाइड्रोलाइज्ड हो जाता है। विष यकृत, केंद्रीय तंत्रिका तंत्र और कभी कभी गुर्दे को प्रभावित करता है। विषाक्तता के लक्षणों में सेवन के कई घंटे बाद उल्टी और दस्त भी शामिल है। इसके बाद चक्कर आना, सुस्ती और सिर दर्द होता है। गंभीर मामलों में प्रलाप हो सकता है और कोमा और 5-7 दिनों के बाद फिर मौत। मस्तिष्क के समान अनियमित आकार की टोपी 10 सेंटीमीटर ऊंची और 15 सेंटीमीटर चौड़ी हो सकती है। प्रारंभ में चिकना, यह बढ़ने और उम्र बढ़ने के साथ उत्तरोत्तर अधिक झुर्रीदार हो जाता है। टोपी का रंग लाल रंग के विभिन्न रंगों का हो सकता है। शाहबलूत बैंगनी, बे गहरा या कभी कभी सुनहरा भूरा या यह उम्र में काला हो जाता है। कैलिफोर्निया के नमूनों में अधिक लाल भूरे रंग की टोपी हो सकती है। कई बिंदुओं पर टोपी से जुड़ा स्टाइप है 3 से 6 सेंटीमीटर ऊंचा और 1 से 5 सेंटीमीटर चौड़ा। जाइरोमेत्रा एस्कुलेंटा में एक ठोस स्टाइप होने की सूचना दी गई है, जबकि सच्चे मोरेल खोखले होते हैं। हालांकि एक आधुनिक स्रोत का कहना है कि यह भी खोखला है। गंध सुखद हो सकती है। इसे फल के रूप में वर्णित किया गया है और कवक हल्के स्वाद वाला बीजाणु प्रिंट सफेद होता है, जिसमें पारदर्शी बीजाणु होते हैं जो अंडाकार होते हैं और लंबाई में 17 से 22 माइक्रोन होते हैं। 5वां, दोस्तों, क्या आप ओफियोकार्डिसेप्स साइनेंसिस के बारे में जानते हैं? ओफियोकार्डिसेप्स साइनेंसिस को डोंग चोंग शाब्दिक रूप से शीतकालीन या यार्तागनबू के रूप में भी जाना जाता है। यह मुख्य रूप से दक्षिण पश्चिम चीन में तिब्बती पठार और भूटान और नेपाल के हिमालयी क्षेत्रों में 3500 मीटर से ऊपर के घास के मैदानों में पाया जाता है। यह प्रेत पतंगों के लार्वा को परजीवी बनाता है और एक फैलने वाले शरीर का निर्माण करता है, जिसे एक हर्बल उपचार के रूप में और पारंपरिक चीनी चिकित्सा में महत्व दिया जाता है। कैटरपिलर कवक में यौगिक कार्डिसेपिन होता है, एक एडेनोसाइन व्युत्पन्न। हालांकि प्रकृति में काटे गए फलों में आमतौर पर उच्च मात्रा में आर्सेनिक और अन्य भारी धातुएं होती हैं, इसलिए वे संभावित रूप से जहरीले होते हैं और 2016 से CFDA चाइना फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन द्वारा बिक्री को सख्ती से नियंत्रित किया जाता है। यह 3000 से 5000 मीटर और की ऊंचाई के बीच विशेष रूप से तिब्बती पठार और हिमालय में पाए जाने वाले हेपियालिडे परिवार के भीतर पतंगों के लार्वा को परजीवी बनाता है। जीवित लार्वा में कवक अंकुरित होता है, उसे मारता है और ममीकृत करता है और फिर एक गहरे भूरे रंग का डंठल जैसा फलने वाला शरीर जो कुछ सेंटीमीटर लंबा होता है लाश से निकलता है और सीधा खड़ा होता है। यह एक औषधीय मशरूम के रूप में वर्गीकृत किया गया है और इसके उपयोग का पारंपरिक चीनी चिकित्सा के साथ साथ पारंपरिक तिब्बती चिकित्सा में एक लंबा इतिहास है। हाथ से एकत्रित अक्षुण्ण कवक कैटरपिलर शरीर को जड़ी बूटी द्वारा दवा के रूप में महत्व दिया जाता है और इसकी लागत के कारण इसका उपयोग एक स्थिति प्रतीक भी है। कवक के फलने वाले निकायों की अभी तक व्यावसायिक रूप से खेती नहीं की गई है, लेकिन माइसेलियम रूप की खेती इन विट्रो में की जाती है। अत्यधिक कटाई और अत्यधिक दोहन के कारण चीन में ओ साइनेंसिस को एक लुप्तप्राय प्रजाति के रूप में वर्गीकृत किया गया है। संरक्षण और इष्टतम उपयोग के लिए इसकी आकृति विज्ञान और विकास की आदतों को समझने के लिए अतिरिक्त शोध किए जाने की आवश्यकता है। तो दोस्तों, आज की दी हुई जानकारी आपको कैसी लगी मुझे कमेंट बॉक्स पर जरूर बताइएगा और मेरी इस वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। नई नई वीडियोस पाने के लिए आप बेल नोटिफिकेशन को भी प्रेस करना ना भूलिएगा। थैंक यू।